जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन गहरे सवाल पर। ये सवाल आप में से ही किसी एक व्यूअर खंडेलवाल जी ने हमसे पूछा है। उनका ये कहना है कि जब ज्योतिष में हर ग्रह को अशुभ साबित करने के लिए इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, तो वास्तव में कोई ग्रह कैसे शुभ रह सकता है। और अगर आप भी ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये परेशानी तो आपने भी महसूस की हो। हम जानते हैं केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बहुत शुभ होते हैं, लेकिन उन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर नवांश में कोई ग्रह नीच हो जाए तो वो खराब। अगर वध तारा में, नक्षत्र में चले जाए, वध तारा में या विपत्त तारा में आ जाए तो खराब। 64वें नवांश में 22वें देशकांड में बैठ जाए तो खराब। केंद्र अधिपति दोष लग जाए तो खराब। बादकेश बन जाए तो खराब। मार्केश बन जाए तो खराब। लिस्ट बहुत लंबी है। तो उनका ये सवाल है कि सर, ऐसे तो ज्योतिष में हर ग्रह को आप कह दोगे खराब है, तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या हर ग्रह को सच में साबित किया जा सकता है कि वो खराब या बुरा है? आइए जानते हैं ज्योतिष के इस वीडियो में। देखिए, असल समस्या ज्योतिष अथवा ग्रहों की नहीं है। असल समस्या है हमारे ज्योतिष सीखने के तरीके में। हम ज्योतिष का कोई भी नियम पढ़ते हैं और उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं और उसे फाइनल वर्डिक्ट की तरह यूज़ करते हैं। साहब, इस कुंडली में शुक्र सप्तम में है, इसकी पत्नी मर जाएगी या इसका वैवाहिक जीवन खराब होगा। इसके पंचम में गुरु है, इसकी संतान नहीं हो पाएगी या संतान से बनेगी नहीं। सूर्य दशम भाव में सरकारी नौकरी मिलेगी। ये प्रिंसिपल ऐसे नहीं लगाए जाते। ये फाइनल वर्डिक्ट एक प्रिंसिपल या एक सूत्र को देखकर आप कर रहे हैं तो आप 90% टाइम तो गलत ही होंगे। कहीं तुक्का लग गया बात अलग है, लेकिन मोस्टली आप गलत होंगे। क्यों? क्योंकि ज्योतिष एक लेयर्ड साइंस है। स्टेप बाय स्टेप चलने के तरीके को दिखाती है। जैसे बचपन में कभी आपने पज़ल खेली हो या पज़ल सॉल्व की हो, तो उसमें वो हम डिफरेंट पीसेस लगाते थे और जब वो सारे पीसेस इकट्ठे हो जाते थे कलेक्टिव, अगर हम उसको जब फॉर्म में देखते थे, एक पूरा बनाने के बाद देखते थे, तो पता लगता था ये क्या कहना चाह रहे हैं। ज्योतिष में भी मेरा अभी तक का यही अनुभव है कि कभी भी सिंगल प्लैनेट की प्रेडिक्शन करना बेवकूफ़ी है, नहीं करनी चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसका कोई मतलब नहीं है। पज़ल का अगर वो टुकड़ा ना मिले तो पज़ल तो पूरी नहीं होगी। तो वो टुकड़े की तरह इस्तेमाल तो करा जा सकता है, लेकिन केवल उसी को देख रहे हो तो आप ये गलती कर रहे हो। आपको पूरा चार्ट देखना पड़ता है। इसके साथ साथ ज्योतिष में कोई भी एक रूल आपको फाइनल डिसीजन तक या फाइनल वर्डिक्ट तक लेके नहीं जा सकता। इसको लेयर्ड तरीके से एक एक करके देखना होता है। पहले देखना होता है ग्रह का नैसर्गिक स्वभाव क्या है। दूसरे नंबर पे देखना होता है कि उसकी लॉर्डशिप यानी कुंडली में किन भावों का वो अधिपति है। तीसरे नंबर पर देखना पड़ता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। चौथे नंबर पे देखना पड़ता है कि उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। पाँचवें नंबर पे देखना पड़ता है कि वो किन किन ग्रहों से संबंध बना रहा है। और छठे नंबर पे वो सटल फैक्टर्स आते हैं जिनमें हम नक्षत्र, नवांश, डिविजनल चार्ट और जेमिनी के डिफरेंट रूल, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। हम कर क्या रहे होते हैं? हम सबसे पहले सटल फैक्टर पकड़ लेते हैं। मेरी कुंडली में, नवांश कुंडली में शुक्र नीच का है, सर मेरी मैरिड लाइफ ख़राब है। मेरा शनि D10 चार्ट में बहुत पीड़ित हो रहा है तो मेरा करियर ख़राब है। क्या आपने जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन देखी? क्या उसकी लॉर्डशिप देखी? क्या उसके साथ जो कनेक्टेड प्लैनेट है उनको देखा? अगर आपने उनको नहीं देखा तो यहाँ से तो आप फलित करने से रहे, भूल जाइए। आपको पहले तो वही तरीका अपनाना पड़ेगा और फिर ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र है, परमात्मा ने उसे खूब अच्छा दिमाग दिया है और अच्छे कॉलेज में पढ़ भी रहा है, वहाँ भी कोई परेशानी नहीं। बस उसकी परेशानी ये है कि जब भी वो परीक्षा देने जाता है तो जितना उसे आता है उतना वो डिलीवर नहीं कर पाता। कुछ नर्वसनेस की वजह से,
कुछ आप और फैक्टर जोड़ लीजिए कि वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाता जितनी कि उसकी योग्यता है। अब क्योंकि इंटेलिजेंट है तो योग्यता है 100 में से 100% वाली, लेकिन वो रुक जाता है 89 से 91% पर। तो क्या आप उससे अब वीक स्टूडेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं कहना चाहिए। टीचर से बात करेंगे, टीचर ये ज़रूर कहेगा कि मुझे उम्मीद ज़्यादा की थी लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कम रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टूडेंट वीक है। उसकी कोर एबिलिटी, स्ट्रेंथ उसमें है, तभी वो इतना अच्छा है, तभी वो 91 89 तक ला पा रहा है। उसी प्रकार ग्रहों का है। ग्रह भी उस बच्चे की तरह परफेक्ट नहीं है, और कोई भी ग्रह नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह कुंडली में परफेक्ट पोजीशन पर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो उसको भी वो जो 100% में से वो 97 96 पे आ ही जाएगा। कुछ कमी तो हर जगह होगी। तो आप उसकी वजह से वो कमी दिखा के कह दे ग्रह खराब है, या किसी ने आपको कह दिया है, आप किसी ज्योतिषी के पास गए, अरे आपकी कुंडली में तो फलानी जगह बैठा है ये ग्रह, ये तो बहुत ख़राब है आपके लिए, तो आप यकीन मत कीजिए। आप अपना दिमाग लगाइए, या जिन्हें ज्योतिष अच्छे से आती है उनको दिखाइए कि इस ग्रह को अब मैं कैसे देखूं। अगर आप ये अप्रोच रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, रादर देन कि उस ग्रह के ऊपर लेबलिंग कर दी कि ये ग्रह तो मेरा खराब ही है। तो फिर उसी सवाल पर आते हैं कि क्या हर ग्रह को अशुभ बनाया जा सकता है? तो टेक्निकली हाँ, किया जा सकता है। व्यक्ति ने अगर आपको डराना हो आपके अच्छे से अच्छे ग्रह को, वो आपको दिखा सकता है कि देखिए जी ये कंडीशन जो है बहुत ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अशुभ है। इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट है हो नहीं सकता, हमेशा मिक्स होकर ही रिजल्ट देता है। देखिए, हर ग्रह में 3 चीज़ें होती हैं। एक उसकी कोर फंक्शनिंग, यानी कि उसका नैसर्गिक व्यवहार। बृहस्पति है तो देने वाला है, सूर्य है तो राजा का है, प्रतीक है या प्रतिष्ठा का प्रतीक है, ये उसके कोर फंक्शनिंग। दूसरा होता है उसकी लॉर्डशिप, कुंडली में किस भाव का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, कर्म का है, संतान का है, जाया यानी पत्नी का है, लग्न का है। ये उसकी होती है फंक्शनैलिटी बेस्ड ऑन योर लग्न। उन दोनों फैक्टर को देखते हैं। और तीसरा होता है उसकी करंट स्टेटस या बर्थ चार्ट में पोजीशन। मोस्टली तीसरे फैक्टर पर आकर चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाती हैं। तीसरा फैक्टर मतलब कहाँ बैठा है। कई बार भाव खराब हो जाता है, कई बार उसके साथ बैठा ग्रह खराब हो जाता है, कई बार भाव और ग्रह दोनों साथ अच्छे मिल जाए तो राशि खराब हो जाती है जिसमें वो बैठा है, उसमें शत्रु का हो जाता है। वहाँ भी ठीक बैठ गया तो नवांश में या डिफरेंट डिविजनल चार्ट में कहीं ना कहीं तो उसके साथ स्थिति खराब हो ही जाती है। नक्षत्र वो मिल जाता है जो नहीं मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये थर्ड पॉइंट पे जाकर रिजल्ट थोड़े से ऑल्टर हो जाते हैं। अब इस ऑल्ट्रेशन को ही हम पकड़ के बोलने लग जाते हैं ये ग्रह खराब है। अब इसको ज़रा समझते हैं भाई, एक पौराणिक कथा से समझते हैं। भगवान राम का एग्जाम्पल लेते हैं। भगवान श्री राम स्वभाव से सौम्य, राजा के घर में पैदा हुए, लोगों को देने का नेचर, ओवरऑल क्वालिटी, मतलब आदर्श पुरुष की तरह हम उन्हें ट्रीट करते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या मिली? वनवास पे जाना पड़ा, जीवन में संघर्ष रहे, पत्नी का वियोग हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध भी थोपा गया। वो नहीं युद्ध करना चाह रहे थे, उनके साथ युद्ध हुआ। अब कह दें जी उनका जीवन खराब है, तो हम कहेंगे नहीं है, खराब तो है, पर प्रॉब्लम तो आई, लेकिन उनकी जर्नी उसी प्रॉब्लम से होके निकलनी थी। आज हम सब राजा राम को याद नहीं करते हैं। अगर आप मन में सोचेंगे, विचार लाएंगे, तो जो वनवास के समय भगवान राम के हीरोइक्स थे, वनवास के समय जो भगवान राम के सुकर्म थे, उनके कारण उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया कि नहीं भाई इनको पूजा जाना चाहिए, ये आदर्श व्यक्ति है, इन जैसा कोई दूसरा पुरुषोत्तम है और नहीं हो सकता। राजा राम के कर्मों के आधार पर कम, वनवासी जो राम थे उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो कंडीशन मिली, उन्हीं कंडीशन से उस ग्रह को अब परिणाम देना है। अगर वो वनवास पे नहीं जाते तो शायद आज पूजे ना जाते। उसी प्रकार अगर कुंडली में कोई ग्रह उस भाव में बैठा है जहाँ पे चैलेंजेस है, जहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है, जहाँ पर आपको डिप लगाना पड़ेगा, नीचे झुकना पड़ेगा, तो हम कहेंगे यहीं से आपका मार्ग निकलेगा। इसका कोई नेगेटिव मतलब नहीं है कि ग्रह खराब हो गया, इसका मतलब है इसके थ्रू आपका रास्ता आगे बढ़ रहा है। अगर आप ऐसे चार्ट को देखेंगे तो गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमारी सबसे बड़ी गलती है ग्रहों को लेबल करना कि ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह बुरा है।
जबकि होना क्या चाहिए, ये ग्रह कहाँ अच्छा है, इसको भी ज़रा ध्यान से समझिएगा। कुंडली में नवग्रह अलग अलग भावों के स्वामी होते हैं, राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो, और राहु केतु भी अलग अलग भावों में शुभ या अशुभ हो सकते हैं। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मेरे जीवन के किस क्षेत्र में ये ग्रह शुभ परिणाम दे सकता है। यकीन मानिए कुंडली में हर ग्रह जीवन के किसी न किसी क्षेत्र के लिए शुभ फलदायी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि हम नॉर्मली कहते हैं कर्क लगन में शनि जो है वो कोई बहुत शुभ ग्रह नहीं है, छठे का स्वामी है, सातवें का स्वामी है, क्रूर ग्रह है। या कर्क लगन में ही हम बुध की बात कर लें तो 12वें का स्वामी है, तीसरे का स्वामी है, तो उसको इतना शुभ नहीं लिया जाता। अग्री नहीं लीजिए। लेकिन अगर यही ग्रह, दो ग्रह जिनका मैंने नाम बोला, कर्क लगन की पत्रिका आए और आपसे पूछा जाए इसका जीवन साथी कितना अच्छा कितना बुरा, कैसे स्वभाव का होगा, तो भैया सबसे पहले तो आप जाओगे शनि पर ही। आपको वही शनि अच्छा चाहिए होगा जिसको आप कुंडली के लिए खराब ग्रह मान के चल रहे हो। वैसे ही अगर वो कहे मुझे विदेश के जाना है, मुझे पीआर चाहिए, तो आपको जाना ही पड़ेगा 12th लॉर्ड मरकरी पर, बुध पर। वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इस लगन के लिए बुध खराब है। यानी वो ग्रह जिनको आपने निहायती खराब की कैटेगरी में डाला हुआ है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अलग अलग लाइफ के सिचुएशन में आपके लिए की फैक्टर और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो सकते हैं। तो दिमाग में ये रखिएगा कि किसी को भी ये बुरा ग्रह या अच्छा ग्रह नहीं है। डिपेंड करता है आप पूछने क्या आए हो, आप जिस बारे में जानना चाहते हो उस आधार पर ये डिसाइड होगा कि ये ग्रह अच्छा है या ये जीवन में संघर्ष दे सकता है। आप कोई भी प्लैनेट अगर अपने दिमाग में ऐसे सोचेंगे तो आपको पता लगेगा अलग अलग भावों के लिए, कुंडली के अलग अलग भावों के लिए वो ग्रह शुभ या अशुभ हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ज्योतिष में लेबलिंग करना छोड़ दीजिए। हमने बहुत, जब हम इनिशियल ईयर में पढ़ते थे तो बड़ी डांट खाते थे अपने गुरुजनों से कि अरे ये कुंडली में ये खराब है। जैसे ये बोलते थे तो वो कहते ग्रहों को खराब नहीं बोल सकते हो आप, ग्रह कभी खराब नहीं होते हैं। ये बोलो मेरे जीवन के इस क्षेत्र में ये ग्रह संघर्ष देगा या ये जीवन के इस क्षेत्र में सुगमता से काम करवाएगा। अगर हम ये अप्रोच रखेंगे तो वो जो अभी बात आई कि सारे ग्रह खराब हो सकते हैं, जो अभी प्रश्न आया था, वो प्रश्न उठेगा ही नहीं। इस वीडियो में हमने समझा कि हाँ, हर ग्रह को कुंडली में टेक्निकली अशुभ साबित करना पॉसिबल है, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। अब हम आने वाले पार्ट्स में इसको डिटेल में समझेंगे कि कब नवतारा चक्र की वजह से क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, नवांश या डिविजनल चार्ट में खराब होने की वजह से क्या चैलेंज आ सकते हैं, केंद्राधिपति दोष वगैरह से क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उस ग्रह के फल देने में, और एंड में इसको फाइनली जज कैसे किया जाए इन सभी फैक्टर को क्लब करके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो भी ज्योतिष के, मैं बहुत कम कहता हूँ कि वीडियो शेयर करें, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई नया छात्र है ज्योतिष का, आपको लगता है कि सीखने का प्रयास कर रहा है, ज़रूर, या आपको लगता है हॉबी है उसकी, उसको ज़रूर शेयर करें सो दैट ये क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़े। मेरा मत क्या है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरा मत ही सर्वोत्तम है और यही सत्य है, लेकिन लोगों को पता लगना चाहिए कि इसको किस तरह देखना चाहिए, क्योंकि इतने चार्ट देखने के बाद मेरा अनुभव यही है कि किसी को भी आप लेबल नहीं कर सकते ग्रह को अच्छे बुरे की फॉर्म में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें और जल्दी काम करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार, इसी वीडियो के और विस्तृत चर्चा करेंगे इसी कंटेंट के बारे में। और खंडेलवाल जी, आपका धन्यवाद, आपने जो सवाल पूछा जिसकी वजह से वीडियो बनाना पड़ा। आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा, खंडेलवाल जी का धन्यवाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।